Welcome students. In today's lecture we are starting the colligative properties. So this one is the introductory lecture for the colligative properties. First of all, what is meant by this colligative properties? Colligative properties means the properties which depend upon the number of solute particles. They depend upon the number of solute particles present in solution. If this number increases, then this property will increase. It may increase or decrease. मीन्स अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होते हैं या तो फिर डिक्रीज होते हैं तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेरी, मतलब वो चेंज होगी. और कुछ ऐसी टर्म्स जिसमें इंक्रीज भी होगा, कुछ ऐसी टर्म्स जिसमें डिक्रीज भी होगा. सो देयर आर टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. नंबर वन इज वेपर प्रेशर. This vapor pressure is a colligative property. Number 2, elevation in boiling point. Elevation means increase. Increase in boiling point. Third one is depression in freezing point. Depression means decrease. In freezing point. And last one is osmotic pressure. Okay, so now in this chapter we will learn these 4 terms: vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure. Okay, so we will learn these 4 topics and the numericals based on it, and then one factor, that is want of factor, okay, which affects on the values of these 4 terms. Okay, then उसके बाद लास्ट में एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन, चैप्टर ओवर. तो इन शॉर्ट अब इस चैप्टर में हम ये 4 टर्म्स पढ़ेंगे. अब स्टूडेंट्स इतना सिर्फ बता देता हूं, यहां पे मोल फ्रैक्शन टर्म आएगी, मतलब जो मास बेस्ड टर्म्स है ना, मोलालिटी, परसेंटेज W/W, इसके साथ कनेक्शन में होगी. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों में मोलालिटी टर्म का यूज आएगा. यहां पे भी मोलालिटी, इन दोनों में मोलालिटी का यूज आएगा. फर्स्ट में मोल फ्रैक्शन का यूज आएगा, इन दोनों में मोलालिटी का यूज आएगा, और लास्ट में मोलारिटी का यूज आएगा. ओके, तो जो हमने आगे प्रैक्टिस की है जिसकी सब यूनिट्स की, तो वो सब यूनिट्स यहाँ पे यूज होंगे. ओके, वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट वन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, तो ये टोटल 4 टर्म्स हुई अपनी. ओके, तो चलो अब बारी बारी से हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर स्टार्टिंग द पॉइंट वेपर प्रेशर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस वेपर प्रेशर? सो वेपर प्रेशर मीन्स a pressure which is exerted by the vapor molecules, and we know that this vapor will be formed from the surface of any liquid. For that, one simple example is taken. Suppose one beaker is taken and water is filled into it, and it is closed by a cover. Okay, and here on this cover we are attaching one instrument named manometer.
दिस मैनोमीटर एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट टिपिकल है ये, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स मैंने इंडिकेट कर दिया है और इसके ऊपर यहाँ पे एक एलईडी स्क्रीन है जैसे कैलकुलेटर में होती है वैसे ही, जिसमें नंबर दिखता है कि कितना प्रेशर है. ओके, सो हियर in this beaker liquid is filled up. After some time we can see here some vapor molecules will be generated on the surface of this liquid. Okay, and these vapor molecules will exert a pressure on the cover. Okay, and on cover we are joining one instrument and it is named manometer, and this manometer measures the vapor pressure which is very tiny, then it can be measured. अगर उसकी वैल्यू बहुत कम होती है फिर भी हम मेजर कर सकते हैं. ओके, तो आफ्टर सम टाइम हियर यहां पे होगा क्या कि लिक्विड कि कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से यहाँ पे वेपर जनरेट होगी. यहाँ पे सपोज हमने वाटर फिलअप किया है तो जितनी वेपर मिलेगी, अगर हमने उसकी जगह पे पेट्रोल हम लेते हैं तो उसकी वेपर ज़्यादा बनेगी. वी नो दैट, क्योंकि पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होता है, सो उसके वेपराइजिंग प्रोसेस ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा. तो इट डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट लिक्विड, मीन्स हाउ मच इंटरमॉलिक्यूलर attraction force is there. It depends upon the value of the vapor pressure which is exerted by the vapor molecules. तो जितनी वेपर ज़्यादा मिलेगी उतना वेपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे. क्लियर? और यहाँ पे अब ये जो वेपर यहाँ पे जनरेट हुई तो साथ में एक दूसरी भी प्रोसेस होगी कि वेपर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके कंडेंस होके वापस लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं. तो इसीलिए तो समर की सीजन में आपको पता है कि जो अपने ओवरहेड जो टैंक होती है वाटर की, तो उसके ऊपर जो कवर लगाया होता है, अगर कवर हम खोले तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे पड़ते हैं, आपने देखा होगा. तो समर में वो ज़्यादा होता है. ओके, और विंटर सीजन में उसका प्रोपोर्शन कम होता है. क्यों? बिकॉज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर. क्योंकि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी वेपर ज़्यादा बनेगी. ओके, तो समर की सीजन में वेपर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा. विंटर की सीजन में टेम्परेचर कम होता है जिससे वेपर प्रेशर कम होगा. तो ये है मैनोमीटर. ओके, तो यहाँ पे जो डिजिट आपको दिखेगा तो वो समर में ज़्यादा दिखेगा और वही उतना ही लिक्विड अगर हम फिलअप करते हैं तो विंटर में वो डिजिट आपको कम दिखाएगा. तो मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट, चलो इतना तो क्लियर हो चुका होगा. वेपर प्रेशर भी क्लियर होगा. वेपर प्रेशर मीन्स इट्स अ प्रेशर विच इज जनरेटेड बाय द वेपर ऑफ एनी लिक्विड इन अ क्लोज्ड कंटेनर. ओके, एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वेपर प्रेशर. ओके, एंड टेम्परेचर, चलो टेम्परेचर तो इतना क्लियर, तो इतना समझ में आ गया. एज टेम्परेचर इंक्रीजेज वेपर प्रेशर इंक्रीजेज. वाई? बिकॉज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज more number of vapor molecules will be converted in more number of liquid molecules will be converted into vapor, so that number of vapor molecules will be more, vapor pressure will be more. So temperature increases, vapor pressure increases. Again temperature increases, then this vapor pressure increases. Okay, so this one is our मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट और ये वेपर प्रेशर जनरेट एक्सर्ट करता है. इजी? चलो नेक्स्ट. Okay students, so now we are taking the theory from textbook. It's a vapor pressure of solutions of the solids in a liquid. Means here we are taking when
नॉन वॉलेटाइल solute is dissolved in a solution in a volatile liquid. ओके, मीन्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, चलो ये जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है मीन्स जो जिसकी वेपर नहीं बनेगी, दैट इज अ नॉन वॉलेटाइल. वॉलेटाइल लिक्विड मीन्स जिसकी जो वेपराइज हो सकता है. ओके, और ये दोनों जब हम मिक्स करते हैं तब क्या होगा, तो जब ये दोनों लिक्विड्स हम मिक्स करेंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल लिक्विड, तब क्या होगा, तो उसका वेपर प्रेशर चेंज होगा. कैसे चेंज होगा, तो ये हम पहले समझेंगे. चलो पहले इतना तो क्लियर कि एज टेम्परेचर increases, vapor pressure increases, temperature decreases, vapor pressure decreases. Here, in any condition here, we will take the constant temperature. Next thing, another important class of the solutions consists of the solids dissolved in the liquid. For example, NaCl is taken, glucose is taken, urea is taken, cane sugar is taken, and it is dissolved in water. And iodine and sulfur, they are soluble in the carbon disulfide. ओके, चलो ये सब एग्जांपल्स लेते हैं. तो यहां पे देखो NaCl, ग्लूकोज, यूरिया, कैन सुगर, ऑल आर नॉन वॉलेटाइल एंड वाटर इज वॉलेटाइल. आयोडीन एंड सल्फर बोथ आर नॉन वॉलेटाइल, where carbon CS2 is a volatile. Some physical properties of these solutions are quite different from those of the pure solvents. अब क्यों डिफरेंट है, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स. यहां पे प्योर सॉल्वेंट सपोज हमने लिया है इन अ क्लोज्ड कंटेनर. ओके, सो इन अ क्लोज्ड कंटेनर हियर प्योर सॉल्वेंट इज टेकन. ओके, एंड 1 mole ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन इट. ओके, तो अब देखो, पहले अगर हमने प्योर सॉल्वेंट पहले लिया है तो क्या होगा, ये क्लोज कंटेनर है. सपोज यहां पे मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है हमने. ओके, ये मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है. ओके, अब यहां पे ये जो प्योर सॉल्वेंट है इसकी वेपर बनेगी. यस और नो, आंसर इज यस, इसकी वेपर बनेगी. ओके, तो वो वेपर एक्सर्ट करेगी क्या, प्रेशर ऑन द मैनोमीटर एंड इट कैन बी मेजरेबल. ओके, वो मेजर हमने कर दिया. अब हम यहां पे कंटेनर क्लोज रखे, लेकिन यहां पे हमने एक अरेंजमेंट की है जिससे हम सॉल्यूट इंजेक्ट कर सके. सपोज 1 mole ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन इट, तो होगा क्या, सॉल्यूट विल इंटरेक्ट विथ सोल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सॉल्यूशन कब बनेगा, कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सके. अगेन, वेन एवर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इफ बोथ कैन इंटरैक्ट विथ ईच अदर, देन आफ्टर अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड. तो दोनों इंटरैक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो इक्विलिब्रियम था, कौन सा इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम बिटवीन pure solvent, means liquid solvent to solvent molecules, vapor molecules and vapor to liquid. तो ये इक्विलिब्रियम ब्रेक होगा आफ्टर डिसोल्यूशन, जिससे ओवरऑल जो नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाएंगे. सॉल्यूट तो क्या है, वो तो नॉन वॉलेटाइल है, तो उसकी तो वेपर मिलेगी नहीं. वेपर किसकी मिलेगी, सिर्फ वॉलेटाइल लिक्विड की ही मिलेगी. तो यहाँ पे ओवरऑल वेपर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो गए. डिक्रीज क्यों हुए, क्योंकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के साथ इंटरैक्ट करेंगे, और इस वजह से क्या होगा कि सॉल्वेंट फिर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. उसका एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. सब ने घर पे चाय बनती देखी होगी, तो आज या तो आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं. सपोज ट्राइपॉड स्टैंड लिया और यहाँ पे हमने बर्नर पे कोई भी कंटेनर रखा, उसमें हमने मिल्क लिया.
ओके, और फिर उसके अंदर हमने चाय पत्ती डाली और हीट किया। बाद में पता चला कि हमने शुगर तो डिसॉल्व की नहीं, तो चलो, लेकिन पहले तब तक ये चाय बॉईल हो चुकी होगी, वो बॉईल होती ही रहती थी। अब ध्यान से देखना, तो जब वो उसमें जब उबाल आता है, जब वो बॉईल होता है, तो ऊपर वाला तो धीरे धीरे उसकी सरफेस ऊपर आएगी, पता ही हमें। उसी टाइम पे अगर हमने शुगर अंदर डिसॉल्व कर दी, कौन से टाइम पे आपको समझ में आ गया होगा, तो क्या होगा कि वो जो उबाल है वो नीचे बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने पहले स्टार्ट किया था बॉईल करना, तो धीरे 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 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो पहले कौन सी एनर्जी? लीनियर, फिर वाइब्रेशनल, वो वाइब्रेट होगा, और फिर रोटेशनल, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए उसको ज्यादा जगह चाहिए। ओके, और ज्यादा जगह उसको मिलेगी कैसे? वो उबाल आएगा, ऊपर आएगा। उसी टाइम पे अगर हमने शुगर डिसॉल्व कर दी, तो जो मॉलिक्यूल्स शुगर को डिसॉल्व करने में, जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा थी, वो शुगर के साथ इंटरेक्ट करने में लग जाएंगे। तो मतलब वो पहले से अब कम जगह ऑक्यूपाई करेगा, जिससे उबाल नीचे बैठ जाएगा। तो वही हम यहाँ पे समझ सकते हैं, पहले वेपर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मिलते थे, लेकिन अब जब हम सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि वेपर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल इंटरेक्ट विद द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू मेक द सॉल्यूशन। ओके, तो वेपर मॉलिक्यूल्स ओवरऑल डिक्रीज हो गया। तो इसका लॉजिक ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट is directly proportional to the is always higher. First of all ये लेते हैं, चलो, vapor pressure of pure solvent is higher than that of the solution which is prepared from it. Again, vapor pressure of pure solvent is always higher than the vapor pressure of solution. Okay, तो pure solvent से solution की vapor pressure always decrease ही होगी. So for example, vapor pressure we have learned in unit 5 class 11, चलो ये तो आ गया है, that liquids at given temperature vaporize and under equilibrium conditions the pressure exerted by the vapors of the liquid over the liquid phase is known as vapor pressure. That is figure 2.4a. In a pure liquid, the entire surface is occupied by the molecules of liquid. If a non-volatile solute is added to a solvent to give a solution, that is 2.4 figure B, the vapor pressure of the solution is solely from the solvent alone, and this vapor pressure of the solution is given temperature is found to be lower than the vapor pressure of the pure solvent at the same temperature, right? And in the solution, the surface has both solute and the solvent molecules, thereby a fraction of the surface covered by the solvent molecules gets reduced. ये यहाँ पे सिर्फ surface ही बताता है, हमने ओवरऑल सोल्यूशन ले लिया, सरफेस नहीं, ओवरऑल अंदर होगा. Consequently, the number of solvent molecules escaping from the surface is correspondingly reduced. Thus, the vapor pressure is also reduced. Okay, तो ये पूरा रीजन दिया है why vapor pressure of pure solvent is less than that of solution. Okay, the decrease in vapor pressure of the solvent depends on the quantity of the non-volatile solute present in the solution. Irrespective of its nature, for example, decrease in vapor pressure of water by adding 1 mole of sucrose to 1 kg of water is nearly similar to that the adding 1 mole of urea. क्यों? ध्यान से देखो, 1 किलोग्राम वाटर हमने फिक्स कर दिया है, वाटर इज 1 किलोग्राम. Okay, and 1 mole of solute is dissolved. अब 1 mole solute मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? 1 mole solute मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स?
इट इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो अब ये मॉलिक्यूल्स यूरिया के हो या ग्लूकोज के हो या सुक्रोज मतलब शुगर के हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो फिक्स्ड ही है, तो जो इंटरेक्शन होगा वो इतने अमाउंट के साथ होगा, इतने नंबर के साथ होगा, हम कोई भी ले। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ दिस वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो पूरा वर्ड मैंने पहले एक्सप्लेन किया व्हाट इज वेपर प्रेशर, फिर हमने थ्योरी ली कि क्यों ये वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो उसका रीजन बिकॉज इट डिक्रीजेज, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अगर 1 मोल की जगह पे अगर हम 2 मोल्स ले तो क्या होगा, तो वेपर प्रेशर और डिक्रीज होगा। क्यों, ज्यादा सॉलिड मॉलिक्यूल्स उसके साथ इंटरेक्ट होंगे, इजी, और ज्यादा सरफेस पे आ जाएंगे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, तो फिर वो वेपराइज नहीं हो पाएंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड thus Raoult's law is for any solution the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction। चलो अब यहाँ पे थ्योरी स्टार्ट होती है, तो उससे पहले तो ये वेपर प्रेशर वर्ड आई थिंक सबका क्लियर है। सो नाउ वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल। चलो तो अब यहां पे ये देखो, तो यहां पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, राउल्ट साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया था फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ओके, दोनों के लिए ये जब मिक्स करते हैं तो फॉर्मूला क्या है इसका, तो फॉर्मूला ध्यान से देख लो। इसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हर एक टर्म्स एक्सप्लेन करेंगे, ओके, एंड लास्ट में फिर उसका डेरिवेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज P10? सो P10 इज वेपर प्रेशर, Vp means vapor pressure of pure solvent. What is P1? P1 is vapor pressure of solution. What is P10 minus P1? It is decrease in vapor pressure. We know that whenever pure solvent is taken, its vapor pressure is something, and whenever a solution is prepared from that solvent, then vapor pressure decreases. तो P10 से P1 तो कम ही होगा, इतना तो आपको क्लियर ही है, अभी हमने यही समझाया। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन। तो P10 माइनस P1 क्या होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। ये क्या होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म P10 minus P1, it is lowering vapor pressure with respect to initial P10. So this one is known as relative lowering in vapor pressure. It is relative lowering in vapor pressure, okay? And it is equal to the mole fraction of solute. How much solute is there? अब X of solute का formula तो चलो जनरली आपको पता ही होगा। It is N2 upon N1 plus N2. Generally we are taking N1 for solvent. N2 is number of moles of solute. ओके, तो X ऑफ सॉल्यूट इज नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये तो पता ही है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट,
Okay, so this one is n2 upon n1 plus n2. Generally n2 is far less than n1. The reason for it is, generally this law is applicable only for very dilute solution. Okay, तो dilute मतलब number of moles of solute is so much less than that of n1. So this law is applicable only for the very dilute solution. Okay, so P10 minus P1 upon P10 equals N2. So N2 is much less than N1. It means N2 can be neglected. So divided by only N1, और N2 का मतलब क्या है? W2 upon M2, और N1 का मतलब क्या है? W1 upon M1. ओके, तो जनरली हम फॉर्मूला तो यही याद रखेंगे और इसी से न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन जब आपको सॉल्यूट बहुत कम दिया हो तब हम ये अप्लाई कर सकते हैं. टेक्स्ट बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके दिए, लेकिन उसमें थोड़ा वेरिएशन आएगा. ओके, सो रिमेंबर दिस एंड दिस फॉर्मूला वी विल कंसिडर फॉर न्यूमेरिकल्स. तो स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं, अभी लेक्चर यहाँ पे हम स्टॉप रख रहे हैं. अभी ये फॉर्मूला अच्छी तरह से लर्न करो. नेक्स्ट सेशन में इसका डेराइवेशन देख लेंगे और फिर इसके बेस के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं अपने एक्सरसाइज में या तो फिर इन टेक्स्ट में, तो फिर वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी करेंगे तो नेक्स्ट सेशन में. तो यहाँ तक पहले थियोरी ये अच्छी तरह से लर्न कर दो. ओके, तो ये इक्वेशन 10 टाइम्स लर्न कर दो विथ टर्म्स. टर्मिनोलॉजी सबकी पता होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में जनरली स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम रहता है कि इनको पता ही नहीं होता कि कौन से टाइम पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, क्योंकि उनको टर्म्स ही सब क्लियर नहीं होती. व्हाट इज़ P10, व्हाट इज़ P1, व्हाट इज़ P10 माइनस P1 एंड व्हाट इज़ दिस P10 माइनस P1 अपॉन P10. वो तो जब नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे तब आपका ये क्लियर अच्छी तरह से हो जाएगा. ओके, तो फिर आज के सेशन में थियोरी हम यहाँ तक ही रख रहे हैं. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. गुड बाय.